30 जून 2008 एक अरबपति बाल यौन अपराधी संघीय अदालत से मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है। जेफरी एप्स्टीन ने अभी अभी 53 संघीय सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों को गायब कर दिया। उसकी पीड़िताओं, जिनमें से कुछ सिर्फ 14 साल की थीं, को इस सौदे के बारे में कभी नहीं बताया गया। जिस अभियोजक ने इस पर हस्ताक्षर किए, अलेक्जेंडर अकोस्टा, वो ट्रंप के श्रम सचिव बन जाते हैं। ये सजा पागलपन है, 18 महीने की जेल, लेकिन वो रोज 12 घंटे काम के लिए बाहर जाता है। लेकिन इस वर्क रिलीज के दौरान भी एप्स्टीन लड़कियों की तस्करी करता रहता है। डिप्टी उसे अपने ऑफिस में सेक्स करते हुए देखते हैं। एक गार्ड शिकायत दर्ज करता है, लेकिन वो भी गायब हो चुकी है। एफबीआई के पास सब कुछ था, 36 पीड़ितों की गवाही, 53 पन्नों का अभियोग और सैकड़ों और लड़कियों के सबूत। फिर अचानक अभियोजक सभी संभावित सह साजिशकर्ताओं को इम्यूनिटी दे देते हैं। हर सीनेटर, प्रिंस, सीईओ और राष्ट्रपति जिसने उसके द्वीप का दौरा किया, हमेशा के लिए आजाद घूमता है। एप्स्टीन ने सिस्टम को मात दी थी, उसने उसे खरीद लिया था। तो आखिर किसने अभियोजकों को चुकने के लिए करना है? और पीड़ितों के वकीलों को पलटवार करने पे बात से क्यों निकाल दिया गया? 14 मार्च 2005 पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट। डिटेक्टिव मिशेल पगान एक ऐसा फोन कॉल लेती है जो सब कुछ बदल देता है। एक मां रिपोर्ट करती है कि उसकी 14 साल की बेटी को 52 साल के आदमी को नग्न होकर मसाज देने और कपड़े उतारने के लिए $300 दिए गए थे। 358 एल्ब्रियो वेबर। यह आदमी जेफरी एप्स्टीन है, एक फाइनेंसर जो दावा करता है कि वो केवल अरबपतियों के लिए पैसे का प्रबंधन करता है। हालांकि किसी भी ग्राहक ने कभी उसकी सेवाएं लेने की पुष्टि नहीं की है। लड़की बैंगनी रंग के वाइब्रेटर, थाईलैंड से मंगाई गई मसाज टेबल और एप्स्टीन के उसके काम करते समय हस्तमैथुन करने का वर्णन करती है। डिटेक्टिव पगन एक पैटर्न पहचान ले किया। वो एप्स्टीन की 10 बेडरूम वाली संपत्ति में प्रवेश करती देखी गई अन्य लड़कियों का पता लगाना शुरू करती हैं। कुछ ही हफ्तों में वो दुर्व्यवहार की एक उत्पादन लाइन का खुलासा कर देती हैं। हाई स्कूल के छात्र अन्य छात्रों को भर्ती करते थे। एप्स्टीन ने एक दोस्त को लाने पर $200 दिए, जिससे शोषण की एक पिरामिड स्कीम बन गई, जिसमें सभी की उम्र 14 से 17 साल के बीच थी। मई तक पगन ने 47 लड़कियों से पूछताछ की है। हर एक ने एक ही कहानी के अलग अलग रूप बताए। $200 की मसाज के लिए भर्ती किया गया, एप्स्टीन की हवेली तक पहुंचाया गया, उसकी सहायक घिसलेन मैक्सवेल द्वारा कपड़े उतारने के लिए कहा गया, फिर एप्स्टीन के छुपे हुए कैमरों के सामने हमला किया गया। अक्टूबर 2005 तक पाम बीच पुलिस के पास 5 नाबालिग पीड़ितों और 17 गवाहों के बयान हैं। मुख्य अधिकारी माइकल राइडर एप्स्टीन की हवेली के बाहर कचरा जांचने की अनुमति देते हैं। जांचकर्ताओं को फटे हुए संदेश मिलते हैं, जिनमें लड़कियों के फोन नंबर, इस्तेमाल किए गए कॉन्डोम और एक स्थानीय हाई स्कूल छात्रा की स्कूल ट्रांसक्रिप्ट शामिल है। 20 अक्टूबर को वे तलाशी वारंट लागू करते हैं। एप्स्टीन के घर के अंदर उन्हें सैकड़ों नग्न युवतियों की तस्वीरें मिलती हैं। स्विमिंग पूल, हाउस और गैराज में छुपे हुए कैमरे, मास्टर बेडरूम में सेक्स टॉयज और एक मसाज टेबल जिस पर अब भी द्रव के दाग लगे हुए थे। सबूत दर्जनों, शायद सैकड़ों पीड़ितों की ओर इशारा करते हैं। स्टेट अटॉर्नी बैरी क्रिशर केस प्राप्त करते हैं और त्वरित अभियोजन की उम्मीद करते हैं। पाम बीच पुलिस नाबालिग के साथ अवैध यौन गतिविधि के 4 आरोप और एक अश्लील व आपत्तिजनक छेड़छाड़ का आरोप लगाने की सिफारिश करती है। हर आरोप के लिए 15 साल की सजा है। इसके बजाय क्रिशर बच्चों के यौन शोषण के मामले में कुछ ऐसा करते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो एक ग्रैंड जूरी बुलाकर है। बंद दरवाजों के पीछे बिना पुलिस की मौजूदगी के वो केवल एक पीड़िता को पेश करते हैं, जो सबसे कम विश्वसनीय थी और जिस पर पहले चोरी के आरोप लग चुके थे। वो ना तो तस्वीरें दिखाते हैं, ना भौतिक सबूत, और ना ही अन्य लड़कियों की गवाही पेश करते हैं। 30 जून 2006 को ग्रैंड जूरी वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने के एक आरोप के साथ लौटती है। अधिकतम सजा काउंटी जेल में 5 महीने है। पुलिस प्रमुख राइडर 30 साल की परंपरा तोड़ते हैं और सार्वजनिक रूप से अपने ही अभियोजक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। वो राज्य के अटॉर्नी क्रिशर को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें इस नतीजे को अनुचित बताते हैं। वो स्थानीय अभियोजकों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए सीधे एफबीआई से संपर्क करते हैं। पाम बीच पोस्ट पहले पन्ने पर यह खबर छापता है, पुलिस प्रमुख ने एप्स्टीन मामले में अभियोजक से टक्कर ली। राइडर रिपोर्टरों से कहते हैं कि उनके पास नाबालिगों को निशाना बनाने वाले एक संगठित ऑपरेशन के सबूत हैं। पीछे से एप्स्टीन के वकील एलन डर्शोविट्स रोजाना क्रिशर के दफ्तर में फोन कर रहे हैं, पीड़िता की विश्वसनीयता को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि लड़कियां पैसे के लिए झूठ बोल रही हैं। एफबीआई जुलाई 2006 में ऑपरेशन लीप ईयर शुरू करता है। स्पेशल एजेंट नेस्ब्रेट फ्लोरिडा भर में 34 और पीड़ितों से पूछताछ करते हैं। हर कोई वही कहानी बताता है। उन्हें उनके स्कूल या मॉल में भर्ती किया गया, एप्स्टीन के घर ले जाया गया और बताया गया कि वे एक बड़े आदमी को मसाज देंगी
जो उन्हें $200 से $300 देगा। अंदर पहुंचने के बाद एप्स्टीन तौलिया पहनकर सामने आता, उनसे कपड़े उतारने की मांग करता और फिर छेड़छाड़ या बलात्कार तक बात बढ़ा देता। कई लड़कियां एक महिला का जिक्र करती हैं जिसका नाम घिस्लेन मैक्सवेल है, जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करती थी और उन्हें एप्स्टीन को संतुष्ट करने के तरीके सिखाती थी। फेडरल केस 53 पन्नों के अभियोग की ओर बढ़ता है, लेकिन एप्स्टीन ने एक कानूनी टीम तैयार कर ली है। इसमें केनेथ स्टार शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग चलाया था, हार्वर्ड लॉ के एलन डर्शोविट्स, रॉय ब्लैक जिन्होंने विलियम केनेडी स्मिथ का बचाव किया था, और जे लेफ्कोविट्स जो दोनों बुश प्रशासन में काम कर चुके हैं। वे न्याय विभाग के इतिहास में सबसे विवादास्पद प्ली डील को अंजाम देने वाले हैं। ऐसा कौन सा दबाव था जिससे फेडरल अभियोजकों ने अपना सबसे मजबूत केस छोड़ दिया? और पीड़ितों को इस सौदे के बारे में तब तक क्यों नहीं पता चला जब तक कि उसे रोकना बहुत देर नहीं हो गई थी? सितंबर 2007। अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा वेस्ट पाम बीच के मैरियट में जे लेफ्कोविच के सामने बैठे हैं। यह बैठक रिकॉर्ड में नहीं है, कोई आधिकारिक रिकॉर्ड में। अभियोजन टीम की ओर से कोई गवाह नहीं था। लेफ्कोविट्स एक पत्र मेज के पार सरका देते हैं। अगर संघीय सरकार अपनी जांच बंद कर देती है तो एप्स्टीन यौन अपराधी के रूप में पंजीकरण करेगा और 2 राज्य वेश्यावृत्ति के आरोपों को स्वीकार करेगा। सिर्फ एप्स्टीन के खिलाफ, सभी के खिलाफ, सभी सहसाजिशकर्ताओं को छूपे जाही। सभी पीड़ितों का संघीय अदालत में मुकदमा करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। अकोस्टा को उसे कमरे से हंसी में उड़ा देना खाइएगा। इसके बजाय वो बातचीत शुरू कर देते हैं। ड्राफ्ट संघीय अभियोग में विस्तार से बताया गया है कि एप्स्टीन ने नाबालिगों की तस्करी के लिए अंतर्राज्यीय वाणिज्य का इस्तेमाल किया, जिससे वे राज्य की सीमाओं के पार यौन शोषण के लिए ले जाए गए। इसमें 4 सहसाजिशकर्ताओं के नाम हैं, जिनमें मैक्सवेल और एप्स्टीन की सहायक सारा केलन भी शामिल हैं, जो मसाज का समय तय करती थी। इन आरोपों में कम से कम 10 साल की संघीय जेल की सजा है और दर्जनों लड़कियों की तस्करी करने वाले के लिए आजीवन कारावास लगभग तय है। लेकिन एप्स्टीन की टीम अकोस्टा के कार्यालय में नोबेल पुरस्कार विजेताओं, सीईओ आदि के पत्रों की बाढ़ ला देती है और विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अपने दोस्तों के चरित्र और उनके द्वारा किए गए दान की गवाही देते हैं। वे एक के बाद एक याचिकाएं दायर करते हैं, जिनमें से हर एक का जवाब देना अभियोजकों के संसाधनों को थका देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे एक ऐसी बात का हवाला देते हैं जिसकी कभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो व्यापक रूप से फुसफुसाई जाती रही है। कहा जाता है कि एप्स्टीन कभी खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था। बाद में अकोस्टा ट्रंप के ट्रांजिशन अधिकारियों को बताते हैं कि उन्हें पीछे हटने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि एप्स्टीन खुफिया एजेंसी से जुड़ा था। सितंबर 2007 से जून 2008 के बीच दर्जनों बैठकों के जरिए यह सौदा आकार लेता है। एप्स्टीन के वकील उसके गैर अभियोजन समझौते की असली भाषा लिखते हैं, यानी आरोपी खुद अपनी प्रतिरक्षा तैयार करता है। वे इसमें प्रावधान जोड़ते हैं कि यह समझौता पीड़ितों से गुप्त रखा जाएगा, जो कि अपराध पीड़ित अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है, जिसमें किसी भी याचिका समझौते से पहले सूचना देना अनिवार्य है। 30 जून 2008 को एप्स्टीन राज्य अदालत में 8 साल से कम उम्र के व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपलब्ध कराने और वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने का दोषी स्वीकार करता है। जज उसे पाम बीच काउंटी जेल में 18 महीने की सजा सुनाते हैं, लेकिन ये मामूली सजा भी कुछ विशेष सुविधाओं के साथ आती है। एप्स्टीन अपना समय पाम बीच काउंटी के स्टॉकडर की एक निजी विंग में बिताता है, जहां उसे अन्य कैदियों से अलग रखा जाता है। 3 महीने बाद वो वर्क रिलीज के लिए योग्य हो जाता है, दिन में 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन। हर सुबह 8 बजे एक डिप्टी उसे उसके डाउनटाउन वेस्ट पाम बीच ऑफिस छोड़ने जाता है। ये ऑफिस, जो केवल इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था, एक क्लास ए बिल्डिंग में स्थित है, जहां एप्स्टीन वकीलों, मनी मैनेजर्स और महिला आगंतुकों से मिलता है, जिनकी पहचान कभी सत्यापित नहीं की जाती। जो डिप्टी उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं, उन्हें काउंटी नहीं बल्कि एप्स्टीन खुद भुगतान करता है। एक डिप्टी जब उसने एप्स्टीन के ऑफिस में युवा महिलाओं को आते जाते देखा, तो उसने शिकायत दर्ज कराई कि उसे जबरन यौन कृत्य देखने के लिए मजबूर किया गया है। लेकिन वो शिकायत जादुई रूप से गायब हो जाती है। एप्स्टीन 22 जुलाई 2009 को रिहा हो जाता है, कुल 13 महीने की सजा काटने के बाद। संघीय मामला आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाता है। इस बीच पीड़ितों के वकील ब्रैडली एडवर्ड्स को गुप्त समझौते के बारे में तब पता चलता है जब वो पहले ही साइन हो चुका होता है। उनके वकीलों को वो सूचना कभी नहीं मिली जो संघीय कानून के तहत अनिवार्य थी। जब वो अभियोजकों से सामना करते हैं तो वे दावा करते हैं कि पीड़ितों को सूचित करने से बातचीत जटिल हो जाती। एडवर्ड्स अपने मुवक्किलों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए संघीय सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं। एक संघीय न्यायाधीश को यह फैसला सुनाने में 11 साल लग जाते हैं कि अभियोजकों ने सचमुच कानून तोड़ा था। एप्स्टीन के समझौते को रद्द करने के लिए यह बहुत देर हो चुकी थी। उन 11 वर्षों के दौरान एप्स्टीन मैनहट्टन, पाम बीच, पेरिस और लिटिल सेंट में अपने महलों में लौट आता है। जेम्स एलन, वो अपने बोइंग 727 विमान, जिसे लोलिटा एक्सप्रेस कहा जाता है, पर ताकतवर लोगों को उड़ाता रहता है।
फ्लाइट लॉग्स दिखाते हैं कि राष्ट्रपति क्लिंटन ने 26 बार यात्रा की, हालांकि वो किसी भी अपराध को देखने से इनकार करते हैं। प्रिंस एंड्रयू कई बार एप्स्टीन की संपत्तियों पर जाते हैं। बाद में ये दावा करते हैं कि वे एक दोषी यौन अपराधी के साथ इसलिए दोस्त बने रहे ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जान सकें। पिरामिड योजना अब भी चलती रहती है, बस अब और सावधानी से। युवतियां अब भी एप्स्टीन की संपत्तियों पर मसाज के लिए आती हैं, हालांकि अब वे आमतौर पर 18 साल की होती हैं या ऐसा दावा करती हैं। वो फिक्सर जिसने एप्स्टीन को न्याय से बचने में मदद की थी, अब एक कैबिनेट सदस्य बन जाता है। 2017 में अकोस्टा ट्रंप के श्रम सचिव के रूप में पुष्टि किए जाते हैं और पूरे देश में मानव तस्करी प्रवर्तन की निगरानी करते हैं। एप्स्टीन ने अपनी आजादी के उस दशक में कितने नए पीड़ित बनाए, और पत्रकारों ने कैसे एक ऐसी कहानी को नजरअंदाज कर दिया जो सबके सामने छुपी हुई थी। 28 नवंबर 2018 मियामी हेराल्ड की रिपोर्टर जूली ब्राउन परवर्जन ऑफ जस्टिस प्रकाशित करती हैं। ये जांच 2 साल की मेहनत का नतीजा थी। उसने 60 पीड़ितों को ढूंढ निकाला और कई को पहली बार कैमरे पर बोलने के लिए राजी किया। उसकी जांच से पता चलता है कि अकोस्टा के कार्यालय ने सिर्फ एक बुरा सौदा नहीं किया, बल्कि वे एप्स्टीन की रक्षा टीम की तरह काम कर रहे थे। ईमेल से पता चलता है कि अभियोजक एप्स्टीन के वकीलों को आने वाले फैसलों के बारे में चेतावनी दे रहे थे, मीडिया बयानों का समन्वय कर रहे थे और कार्यवाहियों को पीड़ितों से छुपा रहे थे। एक ईमेल अभियोजक एक ह्यूश है, मैरी विल्लाफाना द्वारा लेफ्कोविट्स को भेजे गए ईमेल में लिखा है, मैं पीड़ितों से कहूंगी कि यह जांच अभी जारी है और उन्हें मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। वो अपनी दवाओं को सक्रिय रूप से दबाएं। ये सीरीज दुनिया भर के न्यूज रूम्स में धमाका कर देती है। अचानक हर कोई जानना चाहता है कि जेफरी एप्स्टीन बच्चों की तस्करी कर कैसे बच निकला। रिपोर्टर उसकी विक्टोरिया सीक्रेट के सीईओ लेस वेक्सनर से संबंधों की पड़ताल करते हैं, जिन्होंने एप्स्टीन को अपनी पूरी संपत्ति पर पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी। वे एप्स्टीन की डिनर पार्टियों का खुलासा करते हैं, जिनमें स्टीफन हॉकिंग और मरे गिलमैन जैसे वैज्ञानिक उसके मैनहट्टन टाउन हाउस में शामिल होते थे, जहां वो खुद को विज्ञान का परोपकारी बताता था, जबकि उसके चारों ओर किशोर लड़कियां होती थीं, जिन्हें वो अपनी असिस्टेंट्स कहता था। वे उसके वित्तीय संस्थानों के जरिए बहने वाले करोड़ों डॉलर का पता लगाते हैं, जबकि वेक्सनर के बाद उसके पास कोई स्पष्ट ग्राहक नहीं था। जो कहानी सामने आती है वो सिर्फ यौन अपराधों की नहीं है, बल्कि पूरे एक ऐसे तंत्र की है जो उसे सक्षम बनाता रहा। न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के संघीय अभियोजक ब्राउन की रिपोर्टिंग पढ़ते हैं और उसमें कुछ ऐसा देखते हैं जो उनके पूर्ववर्तियों से छूट गया था, एक ऐसा मामला जिसे कभी बंद नहीं होना चाहिए था। जेफरी बर्मन यूएस एसडीएनवाई के अटॉर्नी पब्लिक करप्शन यूनिट के जरिए एक नई जांच शुरू करते हैं, जो इस बात का संकेत है कि वे सिर्फ एप्स्टीन से आगे भी देख रहे हैं। वे उसके वित्तीय रिकॉर्ड के लिए समन जारी करते हैं और संभावित सह साजिशकर्ताओं और गवाहों को करोड़ों की संदिग्ध वायर ट्रांसफर का पता लगाते हैं। वे एक साथ उसके सभी संपत्तियों पर तलाशी वारंट लागू करते हैं, जिससे सबूतों को नष्ट होने से रोका जा सके। अकोस्टा की टीम के विपरीत वो तेज और चुपचाप काम करते हैं। मार्च 2019 फ्रांसीसी पुलिस पेरिस के एप्स्टीन के एवेन्यू फोर्च अपार्टमेंट पर छापा मारती है, जहां उन्हें सैकड़ों युवा महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें मिलती हैं। न्यू मैक्सिको राज्य के अधिकारी एप्स्टीन के जोरो रैंच की जांच शुरू करते हैं, जहां पीड़ितों ने बताया कि उन्हें मॉडलिंग के अवसर के लिए उड़ाया गया था, जो बाद में हमले में बदल गया। संयुक्त राज्य अमेरिका वर्जिन आइलैंड्स के अटॉर्नी जनरल ने एप्स्टीन के हेलीकॉप्टरों और विमानों के पिछले 20 वर्षों के फ्लाइट लॉग्स के लिए समन जारी किया है, जो लिटिल सैंड जा रहे थे। जेम्स उसका 70 एकड़ का निजी द्वीप, जिसे स्थानीय लोग बैटल आइलैंड कहते हैं। 14 सालों में पहली बार एप्स्टीन जांच को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे क्षेत्राधिकार हैं, बहुत सारे अभियोजक हैं, बहुत सारे रिपोर्टर हैं। उसकी आम रणनीतियां डराना, रिश्वत देना, कानूनी हेरफेर अब काम नहीं आ सकती, जब पूरी दुनिया देख रही है। 6 जुलाई 2019 शाम 5 बजे एप्स्टीन का गल्फ स्ट्रीम G550 पेरिस से उड़ान भरने के बाद टीटरबरो एयरपोर्ट की ओर उतरता है। वो हफ्तों से विदेश में रह रहा था, शायद ये महसूस करते हुए कि उसके चारों ओर घेरा कसता जा रहा है। FBI एजेंट रनवे पर इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही एप्स्टीन अपने विमान से उतरता है, एजेंट विलियम स्विनी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। नए अभियोग में नाबालिगों की सेक्स तस्करी और सेक्स तस्करी की साजिश के आरोप लगाए गए हैं। वेश्यावृत्ति का कोई जिक्र नहीं है। ये संघीय आरोप हैं जो बच्चों को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित के रूप में मान्यता देते हैं। उस रात एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले मेंशन के अंदर एजेंट्स ने उसका तिजोरी तोड़ दी। उन्हें सैकड़ों सीडी और हार्ड ड्राइव्स मिली, जिन पर यंग नेम प्लस नेम लिखा था और उनमें नग्न लड़कियों की तस्वीरें थीं। $70,000 नकद, 48 खुले हीरे और एक एक्सपायर्ड ऑस्ट्रियाई पासपोर्ट मिला, जिसमें एप्स्टीन की फोटो थी, लेकिन नाम मार्क एप्स्टीन और पता सऊदी अरब का था।
एप्स्टीन को नकली पासपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी थी और उन हार्ड ड्राइव्स में क्या था जिसे तिजोरी के अंदर तिजोरी में रखने की जरूरत पड़ी। 8 जुलाई 2019 एप्स्टीन मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में मजिस्ट्रेट जज हेनरी पिटमैन के सामने पेश होता है। वो अपने आमतौर पर पहने जाने वाले $5000 के ब्रियोनी सूट की जगह गहरे नीले रंग का जेल जंपसूट पहने हुए था। उसके वकीलों ने न्यूयॉर्क के इतिहास में सबसे महंगा जमानत पैकेज प्रस्तावित किया, $77 मिलियन का। यह जमानत उसकी मैनहट्टन हवेली की जमानत पर उसके गल्फ स्ट्रीम विमान को जमीन पर रोककर जीपीएस ट्रैकिंग वाले टखने के मॉनिटर के साथ घर में नजरबंदी सुनिश्चित करने के लिए निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती और उसके पासपोर्ट संग्रह को सरेंडर करने की शर्तों पर थी। वकील मार्टिन वीनबर्ग तर्क देते हैं कि 2008 की सजा के बाद से एप्स्टीन का व्यवहार बेदाग रहा है। नई तस्करी के सबूतों को नजरअंदाज करते हुए सहायक अमेरिकी अटॉर्नी एलेक्स रॉसमिलर एकमात्र तस्वीर के साथ जवाब देते हैं, एक नाबालिग लड़की की स्पष्ट तस्वीर जो 2 दिन पहले एप्स्टीन की हवेली से जब्त की गई थी और जिस पर 2019 की तारीख थी। पुनर्वास की मिथक धराशायी हो सके। जज रिचर्ड बर्मन 18 जुलाई को जमानत से इनकार कर देते हैं। एप्स्टीन के भागने का असाधारण खतरा है। उसकी संपत्ति, निजी विमान और विदेशी संपत्तियों को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो समाज के लिए खतरा है। यहां तक कि घर में नजरबंदी के दौरान भी एप्स्टीन गवाहों को डरा सकता है या सबूत नष्ट कर सकता है। उसे मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर डाउनटाउन मैनहट्टन की संघीय जेल में भेज दिया जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने पिछले 10 सालों में अपनी संपत्तियों के बाहर कभी नहीं सोया, ये एक जबरदस्त झटका है। एमसीसी एक कंक्रीट का किला है जहां एल चापो ने मुकदमे का इंतजार किया था, जहां आतंकवादियों को सजा सुनाई जाने से पहले रखा जाता है। विशेष आवास इकाई जहां एप्स्टीन को रखा गया है वास्तव में एकांत कारावास है। एक 6 बाय 8 की कोठरी जिसमें स्टील का शौचालय, पतला गद्दा और फ्लोरेसेंट लाइट्स हैं जो कभी पूरी तरह से बुझती नहीं। 23 जुलाई 2019 रात 1:27 बजे अधिकारी टोवनॉल एसएचयू से आ रही चिल्लाहट का जवाब देती है। वो एप्स्टीन को उसकी कोठरी के फर्श पर भ्रूण की मुद्रा में पाती है। उसकी गर्दन के चारों ओर निशान है। उसका सेलमेट निकोलस टार्टाग्लियोनी एक पूर्व पुलिसकर्मी है जो चौगुनी हत्या के लिए मौत की सजा का सामना कर रहा है। उसका दावा है कि एप्स्टीन ने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की थी। एप्स्टीन अपने वकीलों से कहता है कि टार्टाग्लियोनी ने उस पर हमला किया था। सच्चाई अब भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एमसीसी एप्स्टीन को सुसाइड वॉच पर रखता है। 6 दिनों तक उसे कागज के गाउन में रखा जाता है, लगातार निगरानी की जाती है और हर वो चीज जो खतरनाक हो सकती है उसकी पहुंच से हटा दी जाती है। उसके वकील हटाने के लिए याचिका दायर करते हैं, तर्क देते हैं कि ये परिस्थितियां दंडात्मक हैं। जेल मनोवैज्ञानिक एक मूल्यांकन दाखिल करता है कि एप्स्टीन में आत्महत्या की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखती। कथित रूप से आत्महत्या की कोशिश करने वाले किसी व्यक्ति के लिए मानव प्रोटोकॉल के खिलाफ उसे 30 जुलाई को फिर से एसएचयू में भेज दिया जाता है। 9 अगस्त 2019 एप्स्टीन का सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे वो अकेला रह जाता है, जो जेल की उस नीति का उल्लंघन है जिसमें जोखिम वाले कैदियों के लिए साथी होना अनिवार्य है। उस रात एसएचयू में तैनात दोनों गार्ड नोएल और थॉमस दोनों ही ओवरटाइम काम कर रहे हैं। थॉमस लगातार 5वें दिन अनिवार्य अतिरिक्त शिफ्ट पर है। एप्स्टीन की सेल के बाहर निगरानी कैमरा कई हफ्तों से खराब पड़ा है। मरम्मत का अनुरोध नौकरशाही में कहीं खो गया। हाँ, हम सब जानते हैं इसका क्या मतलब है। रात 10:30 बजे नोएल और थॉमस एप्स्टीन की सेल की अपनी आखिरी दर्ज की गई जांच पूरी करते हैं। अगले 8 घंटों तक वे झूठे लॉग एंट्री भरते रहेंगे, जिसमें हर 30 मिनट पर जांच दिखाते हैं। असल में वे फर्नीचर की वेबसाइटें देख रहे हैं और अपनी डेस्क पर सो रहे हैं, जो एप्स्टीन के दरवाजे से सिर्फ 15 फीट दूर है। 10 अगस्त सुबह 4 बजे एप्स्टीन अपनी नारंगी चादर को फाड़कर पट्टियों में बदल देता है। वो एक फंदा बनाता है, उसे ऊपरी बंक से बांधता है और तब तक आगे झुकता है जब तक बेहोशी उसे अपनी गिरफ्त में नहीं ले लेती। जरूरी जांच न होने के कारण 2.5 घंटे तक किसी को कुछ पता नहीं चलता। सुबह 6:30 बजे जब नोएल आखिरकार सेल 220 के पास पहुंचता है तो उसे एक ऐसा दृश्य मिलता है जो हजारों साजिशी सिद्धांतों की शुरुआत करेगा। पोस्टमार्टम में गर्दन की टूटी हड्डियां सामने आती हैं, जो आत्महत्या की तुलना में गला घोटने से ज्यादा मेल खाती हैं। हालांकि मेडिकल एग्जामिनर अपनी आत्महत्या की राय पर कायम रहती है। गार्ड्स पर रिकॉर्ड में हेरफेर करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन उन्हें 100 घंटे की सामुदायिक सेवा के लिए प्ली डील मिल जाती है। किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाता। वार्डन का तबादला कर दिया जाता है। कैमरे की खराबी का दोष तकनीकी समस्याओं पर डाल दिया जाता है। हर एक सुरक्षा उपाय ठीक उसी समय फेल हो गया जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और ये सभी उपाय ही एप्स्टीन को दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के खिलाफ गवाही देने का एकमात्र सहारा थे। इस दर पर अटॉर्नी जनरल विलियम बार इसे गलतियों का एक परफेक्ट स्टॉर्म बताते हैं। ऐसा होने की संभावना के लिए लगभग 0 ब्रिटिश है।
एफबीआई की जांच से पुष्टि होती है कि कैमरे तकनीकी समस्याओं के कारण खराब हुए थे, छेड़छाड़ के कारण नहीं। गार्ड्स के इंटरनेट इतिहास से साबित होता है कि वे खरीदारी कर रहे थे और सो रहे थे, किसी हत्या की साजिश में शामिल नहीं थे। लेकिन ये साधारण स्पष्टीकरण उस जनता को संतुष्ट नहीं कर सकते जिसने पहले भी एप्स्टीन को न्याय से बचते देखा था। एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा, सिर्फ एक मीम से कहीं बढ़कर बन जाता है। ये एक जनमत संग्रह है कि क्या अमेरिकी अपने संस्थानों पर भरोसा करते हैं कि वे ताकतवर लोगों को जवाब देते रहेंगे। जवाब साफ है, नहीं। मृत्यु के बाद भी एप्स्टीन यह दिखाता है कि जब व्यवस्था धन और संबंधों से टकराती है तो वो कैसे टूट जाती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाने में बिताई। आखिरकार इन्हीं कमजोरियों ने उसे अंतिम बार भागने का मौका दे दिया। एप्स्टीन की मौत के साथ ही आपराधिक मुकदमा भी खत्म हो जाता है। उसके पीड़ित उसके $634 मिलियन की संपत्ति के खिलाफ दीवानी मुकदमे दायर करते हैं और अंततः $125 मिलियन के समझौते में पैसा पाते हैं। पैसा तो मिलता है लेकिन कोई जवाबदेही नहीं, मुआवजा तो मिलता है लेकिन संतोष नहीं। गिस्लेन मैक्सवेल को जुलाई 2020 में गिरफ्तार किया जाता। दिसंबर 2021 में एप्स्टीन के लिए नाबालिगों की भर्ती और उन्हें तैयार करने का दोषी पाए जाने पर उसे 20 साल की सजा मिलती है। लेकिन वो कभी ये नहीं बताती कि कौन कौन से ताकतवर लोग इस तस्करी में शामिल थे या इसके बारे में जानते थे। प्रिंस एंड्रू पीड़िता वर्जीनिया जूफ्रे के साथ एक दीवानी मुकदमे का लगभग $12 मिलियन में समझौता कर लेते हैं, लेकिन कभी अपनी गलती नहीं मानते। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और दर्जनों अन्य प्रमुख पुरुष जो फ्लाइट लॉग्स और तस्वीरों के जरिए एप्स्टीन से जुड़े थे, सावधानी पूर्वक शब्दों में इनकार जारी किए जाते हैं। ब्लैक बुक, जिसमें राजपतियों, राजकुमारों और अरबपतियों की संपर्क जानकारी है, अदालत के आदेश से आंशिक रूप से सील ही रहती है। विभिन्न मुकदमों से जुड़े हजारों दस्तावेज धीरे धीरे अदालत के आदेशों के जरिए बाहर आते हैं। हर खेप में कुछ टुकड़े उजागर होते हैं। एप्स्टीन की मैनहट्टन पार्टियों में एक मशहूर सेनेटर, फ्लाइट लॉग्स में एक सुप्रीम कोर्ट जज का नाम, कॉर्पोरेट अधिकारी जो द्वीप पर गए थे। लेकिन एप्स्टीन की गवाही के बिना, सबूतों के पूरी तरह से उजागर हुए बिना, पूरा नेटवर्क अब भी छुपा हुआ है। हम जानते हैं कि एप्स्टीन ने सैकड़ों लड़कियों की तस्करी की थी। हम जानते हैं कि उसने उन्हें दूसरे पुरुषों को उपलब्ध कराया था। हम नहीं जानते कि वे कौन पुरुष थे, कितने थे या क्या उन्हें कोई सजा मिली। जिन अभियोजकों ने उसकी मदद की, उन्होंने अपने करियर में तरक्की पाई। अकोस्टा ने सार्वजनिक दबाव के बाद ही श्रम सचिव के पद से इस्तीफा दिया। विलाफना अब भी एक संघीय अभियोजक के रूप में काम करती है। 2008 के उस सौदे के लिए जिसने संघीय कानून का उल्लंघन किया, एक भी सरकारी अधिकारी पर आपराधिक आरोप नहीं लगे। सीख ये नहीं है कि सिस्टम विफल हो गया। सीख ये है कि जब दौलत और ताकत की बात आती है तो सिस्टम ठीक वैसे ही काम करता है जैसा उसे बनाया गया है। हर वो संस्था जिसे एप्स्टीन को रोकना चाहिए था, उसने उल्टा उसकी मदद की। स्थानीय पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए लेकिन अभियोजकों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। संघीय एजेंटों ने केस तैयार किया लेकिन उनके बॉसों ने उसे सौदेबाजी में खत्म कर दिया। पत्रकार उसे पहले उजागर कर सकते थे, लेकिन मियामी हेराल्ड ने 2 साल की मेहनत नहीं की होती तो किसी ने गहराई से जांच नहीं की। जेल अधिकारियों की एक ही जिम्मेदारी थी, उसे मुकदमे के लिए जिंदा रखना, और वे 8 घंटे की ठीक ठाक निगरानी भी नहीं कर पाए। जब लोग पूछते हैं कि एप्स्टीन इतने लंबे समय तक कैसे बचा रहा, तो जवाब सीधा है, क्योंकि सबने उसे बच निकलने दिया। वे जज जिन्होंने उसे आरामदायक जेल की सजा दी, वे अभियोजक जिन्होंने पीड़ितों को अंधेरे में रखा, वे जेल प्रहरी जो उसकी मौत के वक्त सचमुच सो रहे थे, वे राजनेता जिन्होंने उसका पैसा लिया और उसकी पार्टियों में गए जबकि कम उम्र की लड़कियों की फुसफुसाहटों को नजरअंदाज किया। इन सब के पास विकल्प थे और सबने मिली भगत को चुना। एप्स्टीन की मौत के 3 साल बाद लिचुसे जेम्स आइलैंड एक निवेश फर्म को $6 करोड़ में बिकता है, जो उसकी असली कीमत का आधा है। नए मालिक वहां एक लग्जरी रिसोर्ट बनाने की योजना बना है। मैनहट्टन में स्थित हवेली $5.1 करोड़ में माइकल डेफी को बिकती है, जो गोल्डमैन सैक्स के पूर्व कार्यकारी हैं। पाम बीच की संपत्ति को गिरा दिया गया है। एप्स्टीन के साम्राज्य के भौतिक निशान अब नवीनीकरण और मलबे में गायब हो जाते हैं, लेकिन सवाल अब भी बने हुए हैं और जांचें उसके मुख्य निशाने के ना होने के बावजूद जारी हैं। डॉयचे बैंक ने एप्स्टीन के खातों से उसकी सजा के बाद सैकड़ों संदिग्ध लेनदेन क्यों प्रोसेस किए? जब वो एक पंजीकृत यौन अपराधी था, तब स्टेट डिपार्टमेंट ने उसे सऊदी अरब यात्रा की मंजूरी क्यों दी? लड़कियों के नाम से लेबल किए गए हार्ड ड्राइव में क्या था? और वे अब कहां है? जो कहानी आपने अभी देखी, वो केवल वही है जिसे हम साबित कर सकते हैं। पूरी सच्चाई में शायद और भी ज्यादा पीड़ित, और भी ज्यादा अपराधी, और भी ज्यादा संस्थागत विफलताएं शामिल हैं, जितना हम कभी दर्ज कर पाएंगे। हर खुलासा वही सवाल उठाता है, अगर वे जेफरी एप्स्टीन की इतनी पूरी तरह से रक्षा कर सकते हैं, तो अभी वे और किसकी रक्षा कर रहे हैं? ये जानने के लिए कि अरबपति लोग न्याय व्यवस्था के साथ कैसे खेलते हैं, हमारा जॉन मैकाफे पर बनाया गया वीडियो देखें, जो एक दिग्गज थे।
और आप देखेंगे कि एप्स्टीन की तरकीबें एक लंबी परंपरा से आई हैं, जिसमें लोग न्याय व्यवस्था के साथ खेलते हैं और फिर कहें तो कम से कम अजीब हालात में मर जाते हैं।